Come to question number 26, as this is our section C. This is one of the short questions that will come in 3 mark questions, which is from LP. And this is very simple question. You can say you have to solve a given program graphically means आप ग्राफ बनाना पड़ेगा, and for that graph if I tell you, आप अगर ग्राफ सही बनाते हो आपके ग्राफ के लिए आपको मिलता है 1.5 मार्क्स। तो बाकी का जो 1.5 है दैट इज कैलकुलेशंस एंड उसके लिए आपको मिलता है। तो आप जो ग्राफ बनाएंगे उसके 1.5 आपको मिलता है, इसमें सीरियस। नाउ इफ यू बिगिन विद द क्वेश्चन व्हाट यू नीड टू डू हियर, उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन में करना क्या है, start with the question. क्वेश्चन में करना है, देखो जब जब आपको क्वेश्चन दिया होगा इस क्वेश्चन में अगर आप लिखोगे तो एक z इक्वेशन भी होगी विच इज इक्वल टू वेरिएबल्स x and y, और फिर आपको सब्जेक्ट्स के कंस्ट्रेंट्स कुछ दिए होंगे। दिस इज x greater than or equal to 0 and this is also y greater than, so this is the x equation। आपको हमेशा ये मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर कुछ एक लीनियर इक्वेशन होगी। देखो अब इसको समझना भी जरूरी है, इसको हम अपना बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब है बेसिकली व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि आपका एम क्या है, व्हाट इज योर गोल, व्हाट यू वांट टू अचीव। जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है दैट इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दिस आल्सो कैन कम इन 1 मार्क क्वेश्चन। वो आपको एक एल्जेब्रा दे देगा, आपको एक्सरसाइज करने को 3 इक्वेशन देगा एंड ही विल आस्क उस लीनियर इक्वेशन को व्हाट वी कॉल। सो दिस इज योर 1 मार्क क्वेश्चन, वी कॉल दिस एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। चलिए अब आते हैं बात नीचे सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मतलब ये है कि उसने कुछ कंडीशंस लगा दी है ऊपर। अब क्वेश्चन को आपने करना कैसे, ग्राफ कैसे बनाना है, आपको ग्राफ सबको बनाना आता है। कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ, अगर मैं ग्राफ की बात करूं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक योर x एक्सिस एंड योर y एक्सिस। अब कैसे बनाएंगे इसमें, एज वी हैव फर्स्ट इक्वेशन x + 3y, just when you are drawing the graph just forget about the inequality and take the equal to sign only। फिर आपने क्या करना है, इसका एक टेबल बनाना है। आपको ऑब्वियस सी बात है जब इसकी हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा तो वी हैव टू ड्रॉ वन लाइन, और एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। ना 2 पॉइंट्स के आप ग्राफ नहीं बना सकते। तो आपने क्या करना है, एक x ले लेना है, एक को y ले लेना है। सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, एक बार आपको x को 0 रखना है इसी वाली इक्वेशन में। अगर आपने इसमें x को 0 रखा वो y you will get as 20। तो दूसरी बार आपने रख देना है y को 0, और y को जब 0 रखा तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 60। देखो 2 पॉइंट्स मिल गए। फर्स्ट पॉइंट विल बी x, y which is 0,20 and the second will be 60,0। इसी तरीके से आपके पास जितनी भी आपको इक्वेशन इनइक्वालिटीज दे रखी हैं इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, आपको सबका क्या निकाल लेना है, दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना है। जैसे वहां पे सेम तरीका आपने फॉलो करना है x और y। एक बार आप x को 0 रखेंगे, एक बार आप x को 0 रखेंगे तो y आ जाएगा, एक बार आप y को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा। सी नाउ देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको 0 ही रखना है ऑलवेज। आप कुछ भी रख सकते हो। 0 में इसलिए रखती हूँ इससे आपका क्वेश्चन इजी होता है। इट इज इजी टू ड्रॉ द कोऑर्डिनेट्स हियर। फिर अब दूसरा है आपके पास x इक्वल्स टू y। x इक्वल्स टू y का मतलब है अगर हम कोई भी 2 कोऑर्डिनेट ले लें, सपोज ये x हो गया, ये y हो गया, तो मतलब आप जो भी रखोगे x को वही y होगा। सपोज मैंने ये रखा, सपोज मैंने 15 रखा तो हमको कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर these are the coordinates जो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। एंड इफ यू सी ऑल दीज आर व्हाट, मल्टीपल ऑफ 10। आपने क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 10 ले लेना है, 1 2 3 4 5। सपोज मैं ले लेती हूँ 50 40 30 20 10। It will be 0,0 origin, that 1 2 3 4 5 and 6. This is your graph. So 10 20, this is your 30 40 50 and 60. And how to know how to just draw the graph, this I already discussed in the class also, just having the recapitulation of that। फर्स्ट इज 0,20, तो 0 मतलब x आएगा 0 पे, y आएगा 20 पे। So this point is nothing but your 0,20।
The next is 60,0. So this point is your 60,0. This is your point 60, this is your 60,0. Now what you need to do, just join these 2 points. इस पॉइंट को आपको किसके साथ ज्वाइन कर देना है, आपको ज्वाइन कर देना है इसके साथ. So ये जो आपकी लाइन बनी, this line will be your what? पहली लाइन बन चुकी है किसकी, x plus y equals to x plus 3y equals to 60. अब आते हैं दूसरे वाले पे, x plus y is equals to 10. अब इसमें क्या है, once you have 0 10 and then you have 10 0. This will be first point and this will be second point. आपका जो ग्राफ बनेगा that is something like this. यहाँ से लाइन जाएगी और तीसरी लाइन है 0 0 0 0 मतलब ये वाला, और दूसरा मैंने लिया है 15 15. आप 20 20 वट एवर यू नीड, आपको जो अच्छा लगता है. मैंने यहाँ पे 15 लिया है, 20 रखना चाहते हैं आप 20 भी रख सकते हैं. उससे क्या रहेगा आपके पास इस तरीके का पॉइंट आएगा, यहाँ से ऊपर जाना है और 20 से इधर, तो समथिंग यू विल हैव हियर. तो आपको जो लाइन बनेगी जाती हुई वो आपकी बनेगी यहाँ से. अब आपने देखना है कौन सा रीजन है जो आपका बाउंडेड होगा. बाउंडेड कैसे देखना है, जो भी आपका क्वेश्चन आपको दिया है उसमें यू नीड टू पुट योर एक्स एंड वाई बोथ इक्वल्स टू 0. ये मैंने आपको लास्ट में एमसीक्यू कराया था, तब भी बताया था कि आप एक्स वाई को 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू 60. इज दिस कंडीशन ट्रू और फॉल्स? दिस इज व्हाट, 0 is less than 60 ना, so this is a true condition. इसी तरीके से आप सब में रख दोगे, यहाँ पे भी 0 greater than 10, so this condition is false. And again इसकी बात नहीं करते हैं, इसकी बात चेक. अब true का मतलब होता है whenever you are having true condition means you have to shade your portion towards the origin. आपका जो भी लाइन है उसको आप किधर शेड करेंगे, towards the origin. ये वाली लाइन थी, इसका मतलब आपकी जो शेडिंग होगी वो टुवर्ड्स द ओरिजिन, इस वाली लाइन. क्लियर? इसी तरीके से जब आप पोल्स पे आते हैं, पोल्स का मतलब होता है यू नीड टू शेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन. तब आप क्या करेंगे इसमें, तब आपने करना है, ये वाली लाइन थी अवे फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब ये वाला पोर्शन. ठीक है, अब आप बोलोगे कौन सा शेड लें, लेकिन अभी तीसरे वाली बाकी है जो डिसाइड करेगी इस फैक्टर को. अब देखो जो भी एक्सिस बड़ा होता है, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा एक्सिस बड़ा है, यहाँ पे वाई एक्सिस बड़ा है, तो आप वाई की प्रोपोर्शन की तरफ से शेड करेंगे. क्योंकि लाइन तो क्या थी, लाइन तो सीधी थी, तो इस लाइन को आप कहाँ करेंगे शेड, आप करेंगे लाइन को शेड बड़े वाली एक्सिस की तरफ. ये बहुत सिंपल तरीका याद करने का चीज है. तो अगर आप देखो तो आपके पास जो पोर्शन आया था वो कौन सा आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा, क्योंकि इस लाइन से मिलते रहता है. This will be the portion which will be your required portion. इधर वाला नहीं आएगा, क्योंकि अगर लाइन ये वाला अगर एक्सिस x greater than equals to y होता तब हमारा इधर का पोर्शन आता नीचे का, लेकिन अभी x greater than less than equals to y है तो ऊपर का पोर्शन आएगा. So this will be your point. अब देखो आप, ये हमारी एक क्वाड्रिलेटरल की शेप बन रही है, तो obviously we have 4 points here. कौन से पॉइंट्स बनेंगे हमारे पास, 1 point we have ये वाला which was your 0,10. आप बनाना अपने ग्राफ पे अच्छे से बनेगा आपके पास. Then you have 0,20. Then you have this portion also. और आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपके पास पॉइंट्स आएंगे 15,15 and 5,5. Just calculate it. These will be the 4 points of the line. Now you need to, अब सिर्फ पॉइंट बनाना हमारा काम नहीं था, हमारा काम था गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना. तो आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को डालना है अपने किसने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, जो उसका भी हम तक कोई काम नहीं किया है, उसका मेन काम है. अब उसमें क्या हो जाएगा, आप 0,10 करेंगे तो गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू 90. दूसरा रखेंगे तो विल हैव व्हाट, दिस विल बी 180. नेक्स्ट विल बी 45 plus how much, it will be again 180, and then 5 this is 15 plus 45, this will be 60. तो आप देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी नीड टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम. तो आंसर किस पे आ रहा है, आंसर हमारा इस पे हमारी मिनिमम वैल्यू आ रही है. सो दिस विल बी कॉल्ड आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ऑप्टिमल
optimal solution. Means the point 5,5 will be a point of optimal solution. अगर आप बोलोगे मैडम आपको इसको तो ऑप्टिमल बोल दिया, व्हाट अबाउट द अदर्स? देखो जितने भी हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं जिनसे हमारा फिजिकल विजन बनता है, उनको सबको बोलते हैं हम क्या? इनको सबको बोलते हैं फीजिबल they all are called feasible points. ठीक है, लेकिन जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर देता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द मेन थिंग। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। बहुत मैसेज हो गया है, कोई बात नहीं, बट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए हैं आप उसका क्या करेंगे? आप उनको यूज करके ग्राफ बनाएंगे, जो भी आपके कंस्ट्रेंट्स दिए हैं, whether it is 1, 2 और 3, आप ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद आप शेड करेंगे। कैसे शेड करेंगे? पूरी तीनों कंस्ट्रेंट्स में आप x and y को 0 पुट करेंगे। इफ इट इज ट्रू कंडीशन और फोर्थ कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दैट, ट्रू है तो टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करेंगे, फोर्थ है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड करेंगे। देन यू विल फाइंड द जो पोर्शन कॉमन होगा जो उसमें आएगा, एंड अकॉर्डिंगली चूज योर कॉर्नर पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन फिगर एंड फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू व्हाट यू नीड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर। नहीं समझ में आता है देन स्टिल यू जस्ट सी इट अगेन, देन यू फाइंड आउट योर आंसर, ट्राई टू सॉल्व इट। नहीं आता देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आई विल फिगर आउट ऑल द क्वेश्चंस अगेन इफ यू नीड इट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 27 नाउ। सी, अब ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। सो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको इसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम इसमें आपको लगने वाला है, बिकॉज वी चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। अगर क्वेश्चन नंबर 27 की मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये वाला क्वेश्चन जो ऊपर वाला है, 2 numbers are selected at random from these numbers, let x be the larger of the two, find the probability distribution. See, अगर हम CBSE की बात करें तो CBSE ने probability distribution को हटा दिया है सिलेबस में से, ठीक है। सो आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, because it is already needed, although they have given the sample paper, so benefit of doubt आपको जो मिलेगा, क्योंकि जब उसने CBSE ने सिलेबस में नहीं दिया तो बच्चों ने नहीं किया, तो सैंपल पेपर में देने का कोई मतलब नहीं बनता। इनकेस अगर दे दिया है, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, ऑल द थिंग्स विल बी इन योर फेवर। अब बात आते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? A and B are two independent. Independency we have done. So independency का आप करेंगे। तो इंडिपेंडेंट इवेंट दिए हैं, probability that both A and B occur what? 1/6. So what do you mean by that? Just read your question line by line, word by word. Don't read your question in one go. तो सबसे पहले हम बात करते हैं A और B टू इंडिपेंडेंट। चलिए इसमें से कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन A और B क्या है? अकर करते हैं 1/6। A और B अकर करने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ A और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज व्हाट? 1/6। क्लियर? अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों क्या है? अगर ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है। सो व्हाट आई कैन राइट? आई कैन राइट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A into probability of B will be equals to 1/6. This is the formula of independency. इंडिपेंडेंसी कहती है कि अगर इंटरसेक्शन है और इंडिपेंडेंट है तो आप उनको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। चलिए अब बात आती है आगे की, प्रोबेबिलिटी दैट नीदर ऑफ देम अकर इज 1/3. व्हाट डू यू मीन बाय नीदर ऑफ देम? नीदर ऑफ देम का मतलब होता है ना तो A और ना ही B. दिस इज नॉट कि आइदर और वाला यूनियन नहीं आएगा, ना तो वो ना वो, दोनों में से कोई भी नहीं। सो A डैश इंटरसेक्शन B डैश which is equals to we are given 1/3. आपको निकालनी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A. इस बार मैं थोड़ा धीरे जा रही हूँ, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, बट विल गो। अब अगर इंडिपेंडेंस है तो फिर से हम क्या कर सकते हैं कि A डैश इंटू B डैश will be equals to 1/3. I hope it is clear. उसके बाद इसको what can we write? इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस क्या होते हैं A डैश की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस A, और इसी तरीके से B डैश को लिख सकते हैं 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B which is equals to 1/3. चलिए अब क्वेश्चन को बार बार A B लिखने की जरूरत नहीं है। लेट इट सपोज इक्वल्स टू X,
and let us suppose is equals to y. So what we'll have here from here, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से हमारे पास आएगा x into y will be equals to 1 by 6 और यहाँ से हमारे पास आएगा 1 minus x of 1 minus y equals to 1 by 6. And now we have equation 1, equation 2, two equations, two variables. I hope you can easily solve them. फिर भी बता देती हूँ, देखो xy कितना आया, xy आपके पास आया 1 by 6. अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास आएगा 1 plus xy minus x minus y equals to 1 by 6. ये आपके पास आएगा. अब xy की वैल्यू तो आप क्या सकते हैं, यहाँ से कितना आएगा, बोलिए. Cancel. This is 1 by 3. So 1 by 6 minus x minus y equals to 1 by 3. So you will have what? यहाँ से आपके पास आएगा 1 plus 1 by 3 minus 1 by 6 equals to x plus y. और अब एक इक्वेशन ये रही और एक ये रही. Just try to figure it out. Two equations, two variables. अब देखो इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको मैं ये भी सॉल्व कराऊं. ठीक है, ये करिए. Tell me the answer in the comment section. What are values of x you are getting? Because we have to find out only the occurrence of a. तो हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए. तो आप x की वैल्यू फिगर आउट करेंगे यहाँ से और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपकी कितनी वैल्यू आई है, क्या वैल्यू आपकी आई है. दिस इज योर होमवर्क. बताएंगे आप सब लोग, सिर्फ करके छोड़ भी देना है, कमेंट्स में लिखना भी है कि आपका कितना आंसर आया है x का. दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ a. सो सी दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. अभी बहुत सिंपल है. नॉर्मल जो बेसिक चीजें पढ़ी हैं वही है, कुछ अलग से हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं किया हमने कि बहुत सारा लंबा लंबा छोटा छोटा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 28 अगेन. If you say these are the integration questions, we have two questions in the option and both are, trust me, very simple. अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें, cos x upon 1 minus sin x. अब आप इसको देखते हैं क्या करेंगे. देखो सीधी सी बात है. अगर हम देखें, सबसे पहला हमारा सब नॉर्मल तरीका होता है इंटीग्रेशन का, कि तो नॉर्मली है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. अगर नॉर्मली नहीं हो रहा तो सबसे मेथड पहला होता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन. तो सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे sin x को अगर मैं t ले लूं, व्हाट डू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन, कि हम किसी को t पुट कर लेते हैं, वी फाइंड आउट इट्स डिफरेंशिएशन. व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, दैट विल बी cos x और इसका आ जाएगा dt by dx. सो योर क्वेश्चन विल कन्वर्ट टू व्हाट, your question will convert to I is equals to, let's suppose. तो ये जो cos x dx है, देखो cos x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस dx को ले जाओ इसके पास, तो ये पूरा क्या वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा आपको सिर्फ dt. और नीचे कितना बचा, 1 minus t and this is 2 minus t. And I hope now you can do this is partial fraction. This you can easily solve partial fraction. और उससे भी नहीं करना तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, we can write it dt upon, if you are not wrong, see 2 square plus t plus 2t, sorry, minus 2t and minus t. This will be minus 3t and plus 2. This will be your answer. And what can you write it? Now this also you can easily solve. This is what? This is what? This is what? What this is? Can anybody tell me? I hope आपको देख के समझ में आ रहा होगा. इसका मतलब क्या है, क्या बना ये बना है क्वाड्रेटिक. और आपको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना सिखाया था भाई, कैसे करते हैं, नहीं सिखाया था. कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स याद करिए. कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में कैसे सिखाया था आपको, कि जो भी हमारा t का जो भी हमारा क्या होता है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है, यू जस्ट टेक व्हाट, उसका आप करते हैं हाफ और हाफ का ही स्क्वायर और फिर उसी हाफ का उसी स्क्वायर को प्लस माइनस करते हैं. एंड देन वी मेक व्हाट, dt अपॉन, दिस इज व्हाट t, व्हाट इट विल बी, माइनस का आएगा माइनस 3/2 होल स्क्वायर. एंड व्हाट वी आर लेफ्ट फ्रॉम हियर, 2 minus 9/4. And now I think you can easily convert it. I bet you like now you can do this. This will be integral of, वापस से लाते हैं क्वेश्चन, integral of dt upon
t minus 3/2 whole square. And what will give me? It will give me नीचे LCM 4. 8 minus 9. This is 8 minus 9. This will be minus 1. So minus 1 का मतलब है minus 1/2 whole square. This will be your question. आपके पास है, ठीक है। प्लीज सीधा कैलकुलेशन, अगर मैंने कोई कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी है, थोड़ी बहुत हो जाती है कभी कभी, ठीक है। चलिए, एंड नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ x square minus a square in the denominator. What is the formula? Can anybody tell me? The formula is 1/2a log of what? x minus a upon x plus c. फॉर्मूला अप्लाई करिए, x की जगह पे क्या आ जाएगा? a minus 2/3, a के प्लेस पे आएगा आपका 1/2. सो दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन से आपने सब्स्टिट्यूशन लगाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स एंड अप्लाई योर फॉर्मूला, यू विल गेट योर आंसर. अगेन दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. चलो इस पेज पे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा. Now come to second part. I hope it is clear with everyone. कॉपी कर लेना क्योंकि अब मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ. चलिए, हो गया ये मेरा. चलो, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला. अगेन दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. साइन फाई. अब देखो साइन फाई है ऊपर, लेकिन नीचे एक कॉस फाई तो है, लेकिन इधर नहीं है कॉस. तो क्या करेंगे? अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाऊं भी, अगर मैं इसको टी फुट भी करूं तो क्या होगा? cos फाई को अगर मैं टी फुट करती हूँ तो क्या आएगा? माइनस साइन फाई, उसका डेरिवेटिव डी फाई इज इक्वल टू टी टी तो आ जाएगा. चलो अच्छी बात है. सो ऊपर से आई विल गेट माइनस, व्हाट इट विल बी, माइनस टी टी. लेकिन व्हाट अबाउट नीचे वाला? नीचे वाले को कैसे करेंगे? साइन तो है नहीं. सो यू नो द फॉर्मूला दैट साइन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर फाई. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3. अब देखो हो गया क्वेश्चन. कन्वर्ट, इट विल बी dt अपॉन रूट ओवर, इफ यू ओपन द होल स्क्वायर इट विल बी व्हाट? नो नीड टू ओपन द होल स्क्वायर, अदर इट इज t स्क्वायर आगे प्लस 2t एंड t प्लस 1, दिस विल बी 4. नाउ अगेन दिस इज कंप्लीटिंग स्क्वायर्स. अब इसमें बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जो ये माइनस का साइन है ना, क्योंकि ये तो वैल्यू माइनस में नहीं रखते, प्लस बनाना है, इसको ना बाहर ले आएंगे ऐसे यहाँ पे रूट के. जी नहीं, ये बाहर नहीं लाना, इसको अंदर ही रखना है. अंदर ही रख के अपने क्वेश्चन को ट्राई टू सिंप्लीफाई दैट. माइनस 2t एंड माइनस 4, ठीक है. सो जस्ट कीप इन माइंड, दिस इज वेरी बेसिक एंड कॉमन मिस्टेक विच एवरीबडी डज, कि आपने इसको रूट के बाहर नहीं लेना है, आपको अंदर ही रखना है. उसके बाद आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है. जैसे कि आप करते हैं, आपने होल स्क्वायर बनाना है, अंदर ही माइनस. किसका होल स्क्वायर बनेगा? ये किसी का बन रहा है? नहीं बन रहा, तो इसको हम अंदर ही बनाएंगे. कैसे करते हैं हम? जो भी हमारे पास कोएफिशिएंट होता है, सॉरी माइनस 4 है ये, 2 इसका उसका आधा करेंगे, 2 का हाफ 1, उसका स्क्वायर और उसी का स्क्वायर को हम प्लस माइनस दोनों करेंगे. सो क्वेश्चन बिकम्स माइनस ऑफ dt अपॉन, उस माइनस को वैसे ही रखना है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे इसमें. इसका किसका स्क्वायर बनेगा? ये वाला और इसका प्लस वाला. सो यू विल हैव t माइनस 1 होल स्क्वायर. मैं इसे थोड़ा जल्दी समझा रही हूँ क्योंकि ये सब मैं क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ. ऑल्दो मैं इसके टॉपिक्स आपको फिर से दोबारा से रिपीट कराऊंगी. जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग. एंड अगेन, अब इसको करने के बाद, अब जो आपका माइनस आपने रूट में कॉमन ले रखा है रूट के अंदर, अब आपने उसे मल्टीप्लाई कर देना. तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका, a आ जाएगा आगे और आपका ये चला जाएगा पीछे. नाउ हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन? अब सीधा सीधा आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे किसका फॉर्मूला? ax अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. कौन बताएगा किसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, साइन इनवर्स x बाई a प्लस c. अगर ये नहीं आता तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत. सो दिस इज द फॉर्मूला. आप यहाँ पे x की वैल्यू रखिए, व्हाट विल बी x योर? x आपका यहाँ पे t माइनस 1 है और a आपका है रूट 5. तो वैल्यू रखिए. अगेन फाइंड आउट योर आंसर. फाइनल आंसर आपका आएगा दैट विल बी माइनस ऑफ साइन ऑफ
inverse of t minus 1 divided by root 5 plus c. And one more thing, don't forget to put the value of t back in your final answer, because earlier our question was in terms of phi, not in terms of t. तो आप t में नहीं छोड़ सकते, अगर आपने छोड़ा डेफिनेटली आपको मार्क्स करोगे। आई होप इट इज क्लियर। सी, मैंने क्वेश्चंस टॉपिक्स कराए हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ। जब मैं इसका कॉन्सेप्ट कराऊंगी तब मैं थोड़ा धीरे कराऊंगी, और अभी मुझे इसको करना भी है। क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, वीडियो लंबी भी हो जाएगी, तो आप लोगों का बेनिफिट है कि थोड़ा सा मैं आपका भी सोच के इसको करता हूँ। क्लियर? सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। आप इसको देखिए, करिए, समझिए, मुझे बताइए हाउ इट गोस। क्वेश्चन नंबर 29, अगेन वी हैव टू ऑप्शंस हियर। वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन, बोथ द क्वेश्चंस आर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें भी वी हैव 3 मेथड्स टू सॉल्व। बेसिकली सबसे पहला काम है आपको क्वेश्चन को समझना, पहचानना कि फ्रॉम विच मेथड यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। वन इज वेरिएबल सेपरेबल, वन इज योर लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड वन इज योर होमोजेनियस। तो कौन सा किससे होगा वो आपको तरीका मैंने आपको बताया हुआ है देख के। जिन लोगों ने मेरी क्लासेस की हैं उनको पता है कि सिर्फ देख के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। इसकी अगर बात करें तो अगर मैं आपको बता दूं कि होमोजेनियस का क्वेश्चन है, ये मैंने क्लास में कराया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको नहीं डिस्कस कर रही क्योंकि क्लास में कराया हुआ है। अगर फिर भी आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख देना कि क्वेश्चन नंबर 129 आपको दोबारा से करना है। क्लियर? अभी इसकी बात करें तो ये मुझे दिख रहा है लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे? होमोजेनियस सबने आता है, हम बात करते हैं लीनियर ऑर्डर की। तो क्या करना है आपने इसमें, what kind of form you need to make there? लीनियर ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है dy by dx प्लस b what? क्या होता है? py px, बोलिए py होता है कि px होता है? और इक्वल्स टू में क्या होगा आपके पास? इक्वल्स टू में आपका हो जाएगा q, सॉरी px and it will be py। चलिए, पता नहीं आपको कितना याद है और कितना याद है। दिस इज योर py इक्वल्स टू q। तो p होता है आपको y को छोड़ के, देखो dy by dx आपके पास है, y को छोड़ के आपके पास जितना भी चीजें बच गई दैट इज योर p। और आपको ना p और q लिखने का भी नंबर मिलता है -3 cot x, और q की वैल्यू क्या होती है? q विच इज ऑन योर राइट हैंड साइड दैट इज योर q। आपने अगर इतना भी लिखा है तो आपको इसका आधा मार्क्स मिलेगा बोर्ड से। इसी को स्टेप वाइज मार्किंग बोलते हैं। चलिए, अब P ये तो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट काम होता है इसमें क्या? नेक्स्ट, दिस इज फर्स्ट थिंग व्हिच यू नीड टू फाइंड आउट P and Q। द सेकंड थिंग इज यू नीड टू फाइंड आउट योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इन 3 स्टेप्स यू विल गेट आंसर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? व्हिच इज योर IF। ये होता है e to the power इंटीग्रल ऑफ P dx। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ P की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हैं, -3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेती हूँ। यहाँ पे बचा cot x dx, और cot x को आप कैसे सॉल्व करेंगे? आई होप यू नो द नॉर्मल इंटीग्रेशन। cos का मतलब होता है cos अपॉन sin, और cos अपॉन sin का मतलब ये है, आप इसको करेंगे t पुट, तो आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा -3 इंटीग्रल dt अपॉन t। आई होप ये सबको आता है क्योंकि मैंने कराया हुआ है। -3 और ये बन जाएगा log t। log t, अब log की प्रॉपर्टी कहती है कि जो भी आगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है आप उसको ऊपर लेके जा सकते हैं पावर में, ऐसे। चलिए ले गए, और ये चीज क्या होगी? ये बना देगी वैल्यू 1, और आपका आंसर आ गया t की पावर -3। दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बट क्वेश्चन तो t में नहीं था तो वापस चेंज करना पड़ेगा। t आपने लिया था किसको? साइन को, तो वी कैन राइट इट 1 by sin x। पावर को बना लेते हैं जरा पॉजिटिव, ये दूसरी बन गई पॉजिटिव। ये हमारा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक बार वो 1 मार्क में सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी पूछता है तो इतना आपको आना चाहिए, लेकिन अगर 3 मार्कर में क्वेश्चन आता है। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे आपने क्या करना है, आपका जो नॉर्मल नेक्स्ट फॉर्म है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट्स इट। ये आपने सॉल्व करना है प्लस वैल्यूज पुट करते जाइए, y ऐसे रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 अपॉन sin x होल क्यूब, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल। अब q की वैल्यू क्या थी? sin 2x। sin 2x का मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ sin 2x? 2 sin x cos x इंटू, और यहाँ से बचता है sin क्यूब
3x। अगर आप देखो यहाँ से एक कट जाएगा और आपके पास बनेगा, अब इधर देखो, इधर कोई इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, तो हमें इसको छेड़ने की भी जरूरत नहीं है। विल टच ओनली द राइट हैंड पार्ट। इंटीग्रल ऑफ व्हाट वी आर लेफ्ट विद 2 को ले लेते हैं बाहर। अब देखो नीचे साइन स्क्वायर बचा हुआ है, मतलब 2 साइन बचे हुए हैं, तो एक को उसको एक साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास बनेगा cot x, और एक अकेला जो साइन बनेगा वहां से बनेगा cosecant x। और आई थिंक अब तुम्हें याद आ रहा होगा ये किसका इंटीग्रल होता है, ये होता है -2 cosecant x प्लस c। देखो आ गया आंसर, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा राइट हैंड साइड, -2 cosecant x plus c। This is how you need to solve your question। आप समझते जाइए, करते जाइए, आपके पास होता जाएगा। डोंट सी फॉर दिस कितना मैसअप हो गया, इतना उसको मत देखे, आपका मेन फोकस होना चाहिए अपने क्वेश्चन को समझने पे, उसको सॉल्व करने पे, आपको करना कैसे बेसिकली। चलिए नाउ अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि 3 नंबर में एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा एरिया अंडर द कर्व से। और अभी तो उन्होंने सिलेबस को बहुत छोटा कर दिया है, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द कर्व। अब रफ स्केच कैसे बनाएंगे कर्व का, अगर आप देखो यहाँ पे जो ग्राफ दिया है वो है 1 प्लस इसका। अगर ये सिर्फ होता मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 तो आप इसका इजीली ग्राफ बना लेते, लेकिन अब है 1 प्लस, तो ग्राफ कैसे बनेगा, आई होप सबको ग्राफ बनाना आता है। अब ब्रेकिंग पॉइंट क्या है इस x प्लस 1 का, x प्लस 1 का ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, कैसे निकालते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, ग्राफ कहां से बनना शुरू होगा। अगर हम x प्लस 1 को 0 पुट कर दें, नॉर्मल 0 निकालने की तो वैल्यू कितनी आती है, x इक्वल्स टू -1, तो मतलब ये हमारा आएगा ग्राफ यहाँ से। अब किधर जाएगा, ये जाएगा ऊपर यहाँ पे, क्योंकि 1 प्लस कर रहे हैं नीचे, ठीक है। तो ग्राफ जो बना, अब मॉडुलस का ग्राफ क्या होता है, वी शेप, देन बी, और ठीक है। अब इसको अगर आप रीडिफाइन करो, फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं ना, कैसे करते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट है -1, तो वैल्यूज होंगी कहाँ पे, या तो लेस देन होंगी -1 पे, या फिर होंगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 पे। अगर -1 से वैल्यूज छोटी रही, -1 से वैल्यू छोटी मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या वैल्यू आएगी, 1 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 1। और अगर बड़ी रही तो आएंगी 1, ये पूरा प्लस रहेगा तो x प्लस 1। तो ये हमारा रीडिफाइन हो गया फंक्शन, मतलब हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस का आप इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, आपको रीडिफाइन तो करना ही पड़ेगा। दिस इज x। अगेन ये मैंने रीडिफाइन करना बहुत अच्छे से अपनी क्लास में सिखाया है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको आता है वो कर सकते हैं इजीली, जिसको अभी तक नहीं आता है उसके लिए भी हम करेंगे। चलिए, सो दिस वी हैव ड्रॉन। तो यहाँ से ये जो लाइन जाएगी इधर, ये आएगी -x की, और ये जो इधर जा रही है y इक्वल्स टू, ये बनेगी x प्लस 2। अब बेसिकली हमको निकालना है एरिया अंडर द कर्व। इसके नीचे जो एरिया आएगा ये कितना होगा, ये हमें एरिया कैसे निकालेंगे यहाँ पे। अब अगर आप एक और चीज देखो, हमें आगे भी उसने दिया है x इक्वल्स टू -3 और this, मतलब उसने रिस्ट्रिक्शन दे दी है यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 तक, और इधर वाले पे x इक्वल्स टू -3। सो -3 से -1 का रीजन और -1 से लेके 3 वाला पोर्शन। हमारी बात तो कहां से कहां जाना है, अगर आप इंटीग्रेशन की बात करो, एरिया की बात करो, तो एरिया कहां से कहां आएगा, -3 से -1 आएगा, और प्लस में फिर -3 से 1 आएगा, लेकिन साथ में फंक्शन भी चाहिए। तो किसका फंक्शन किस में आएगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है। -3 से -1 क्या फंक्शन दे रहा है, ये लाइन दे रहा है, तो यहाँ पे कितने आ जाएगा, -x dx, और -1 पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 2 dx। This will be a function and this will be a loop. I hope this is clear to you all. ग्राफ कैसे बनाया है, कैसे सॉल्व किया है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना तो अब आता ही है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस वाले का इंटीग्रेशन आएगा कितना, -(x²/2), दिस इज -3 से लेके -1, प्लस x² प्लस 2x, इसकी लिमिट आएगी -1 से लेके 3। और आप सॉल्व करके देखिए इसको जरा, कि आपके पास कितना आ जाएगा, -(1/2) -(9/2) प्लस
दिस विल बी 9 प्लस 6 माइनस ऑफ 1 माइनस 2। आप ट्राई करके इसे देखिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपके पास आएगा माइनस 8/4 8/2 और ये आ जाएगा 4 आपके पास प्लस का, प्लस दिस विल गिव यू 15 माइनस 1 minus minus plus, this will be how much it will be 15 और माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस। इसको जरा सॉल्व करके देखिए कितना आंसर आपके पास आ रहा है एंड जस्ट चेक व्हाट आंसर गेटिंग। बेसिकली ये आंसर मैं कह रही हूँ, आप कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेना, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बेसिक चीज है आपको इतना करना, आपके पास जो भी आंसर आ रहा है दैट यू कैन कैरी आउट। Just don't go for my calculations. Don't go for my calculations. Calculations ऊपर नीचे हो जाती हैं, ठीक है? Don't go for calculations. अगर कहीं गड़बड़ हो गई हो डिवीजन का साइन लेने में, so just don't forget that. आप बेसिकली आपका मेन फोकस रहना चाहिए आपका लिमिट पे और आपके इस फंक्शन पे। ये अगर ठीक है तो एवरीथिंग इज करेक्ट। सॉरी क्यों भाई आगे आगे जा रहे हो, अभी तो हमें बातें करते हैं। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन नंबर 3 सी। देखो अब इसके बाद हमारा सिटी आ जाता है, दिस इज सेक्शन नंबर 3 सी। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपने क्या करना है, दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको ए दिया, आपको एक्स दिया है, वाई दिया है, आपको डबल डेरिवेटिव की वैल्यू प्रूव करनी है। सी दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत जल्दी से हो जाएगा। आप देखो टी में वेरिएबल है तो क्या करेंगे, dx बाई dt करेंगे। टी में है इसका क्या आंसर आएगा, a cos t माइनस cos का b तो क्या है कांस्टेंट है, उसका कितना हो जाएगा प्लस, सो b sin t। ठीक है, इसी तरीके से व्हाट क्या कर लेते हैं, इट विल बी dy बाई dt, इट विल गिव मी व्हाट माइनस a sin t एंड प्लस b cos t। आई होप इट इज क्लियर। अगर आप इसको सॉल्व करें, सबसे देखो हमें यहाँ से ही डबल डेरिवेटिव नहीं निकालना, हमें पहले dy बाई dx निकालना है। यही कहता है पैरामीट्रिक फॉर्म में इनटू dt बाई dx। उल्टा करके लिखना है, सो दैट ये फिर कैंसिल आउट और आपका dy बाई dx आ जाएगा। dy बाई dt की वैल्यू क्या थी, दिस इज a ऑफ माइनस a sin t प्लस b cos t और नीचे आ जाएगा आपके पास a cos t प्लस b sin t। अब अगर आप देखो ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज इसको देखो ध्यान से, दिस इज नथिंग बट माइनस के साथ हमारा x अगर कॉमन ले लो माइनस तो ये ऐसे बन जाएगा। अब देखो क्या हमारा x नहीं बन रहा है वो, और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला तो मेरा पूरा क्या है y है। देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका होता है, अगर आप उसको वहीं से डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो टी में कितना आपका कॉम्प्लिकेटेड आएगा। ये आ गया हमारे पास, आप निकाल लो इसका डबल डेरिवेटिव, व्हाट विल बी डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब तो निकाल सकते हो, क्या आता है, सबको लगाना आता है, क्वेश्चन टूल नीचे कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ से कीप योर डिनोमिनेटर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव माइनस 1 2 नाउ माइनस ऑफ, नाउ कीप योर व्हाट दिस एज इट इज एंड दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ y का डेरिवेटिव। वो भी बताइए। देखो इसको ऐसे रखा, इसका आया, चलो मैं इसको बाहर रख देती हूँ। कितना आएगा ये, वन आ गया माइनस साइन। अब अपने x को हम ऐसे रखते हैं, अब x को ऐसे रखा तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या होगा y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव इट विल बी dy by dx। प्लीज रिमेंबर दिस, गलत नहीं करना। तो यहाँ से कितना बचा, माइनस ऑफ y, क्योंकि ये तो पूरा 1 हो गया, और माइनस ये x ये 2। अब अगर आप देखो यहाँ पे dy by dx नहीं रख सकते, आपको इस वैल्यू को यहाँ डालना है, तो प्लस कितना हो जाएगा x by y, नीचे कितना था y स्क्वायर, तो आपके पास ये क्या वैल्यू देगा माइनस ऑफ, एक एलसीएम इट विल बी y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और एक ये वाला y नीचे आके बनाएंगे कितना y, दिस व्हाट इज
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट द कंडीशन इज आपको समझना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन। दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप क्लियर। नाउ मूव ऑन टू पार्ट डी। देखो बहुत सारा टाइम भी हो गया है, वीडियो भी लंबी होती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें हम केस स्टडी इंक्लूड कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो पार्ट डी में हमारे 32, 33, इसमें भी और दो क्वेश्चन हैं, 34, 35, 36, 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो व्हाट आई डू हियर, मैं आज आप लोगों को जो सेक्शन डी है ये वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। उससे पहले रुको वेट करो, नेक्स्ट वीडियो में आपको निकाल के भेजूंगी। इस वाले में अगर डालूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इससे पहले आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ केस स्टडी जो कि बहुत इजी है और जल्दी हो जाएगी, वरना आपका जो ये आपकी वीडियो है वो भी बहुत बड़ी हो जाएगी और आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि 5 अगर क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम हमको लगता है। चलिए मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 36 इसका सेक्शन ई का। पढ़िए सेक्शन ई कंप्रोमाइज थ्योरी। आपके पास हमेशा 3 केस स्टडीज आएंगी और ये मैंने आपको पहले बताया था, मेरी क्लास में बताया था कि एक केस स्टडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आती है, एक प्रोबेबिलिटी से आती है, तीसरी का कोई शॉर्ट नहीं होता, इट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर। वेक्टर से आ सकती है, 3 से आ सकती है, मैट्रिसेस से मुश्किल होता है आना, डिफरेंशियल से आ सकती है, इट कैन बी वेरी, बट 2 तो आती हैं। वन इज फ्रॉम एप्लीकेशन, वन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। तीसरी किससे आएगी वो नहीं पता, वो है आपका लक। चलिए 36 की बात करते हैं। यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स दिया है दैट दिस विल कट एयर पोल्यूशन इन द लॉन्ग रन। यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग एवरी डे एंड एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। उसमें आपको एक फंक्शन दिया है, अगर हम बात करें उसने आपको फंक्शन दे दिया है वीटी। वीटी आपको फंक्शन दे दिया है टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 100। वो बोल रहा है टी हमारा रिप्रेजेंट करता है टाइम को, टी की वैल्यू 1 2 3 कॉरेस्पॉन्ड टू द ईयर 21 से लेके 22 22। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन ये बोल रहा है कि कैन द अबव फंक्शन बी यूज्ड टू एस्टिमेट नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द ईयर 2020। एक बात बताओ, इससे हम व्हीकल कैसे निकालेंगे, और वो भी पिछले साल के, वहां पे कितने व्हीकल रहे होंगे। तो फर्स्ट के ऑप्शन की बात है, क्योंकि हमें उसने टाइम दिया है, उसने मुझे टाइम दिया है और क्या बोला है, उसने मुझे टाइम देने के बाद बोला है कि ये हमारा करस्पॉन्डिंग टी से, ठीक है, टी एक टाइम है, ठीक है, और ये हमें ईयर से रिलेटेड। तो जो पहले क्वेश्चन की बात करें, हमें उसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने चल रहे होंगे वो हम नहीं पता कर सकते। सो आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ व्हीकल्स, दैट इज नो, यू कैन नॉट एस्टिमेट, यू कैन नॉट एस्टिमेट द वैल्यू, क्योंकि देखो टी हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 टी, देखो कैसे भी नहीं देगा, टी हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और जो 1 हो रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2021 को, 2021 को, लेकिन वो बात कर रहा है 2020 की, ठीक है। तो ये इससे पिछले वाला रहेगा, इसका मतलब जो टी से पहली वैल्यू होती है वो 0 होती है कि नहीं होती। और अगर मैंने टी को मान लिया सपोज 0 डाला गिवन क्वेश्चन में, तो 0 0 0 आपकी वैल्यू आएगी -100। तो क्या नंबर ऑफ व्हीकल्स -100 में हो सकता है? So this is not possible, इसीलिए मैंने वहां पे नो लिखा है। बात समझ में आई? Now second function, find the estimated number of vehicles in the year 2040। अब मुझे बताओ 2040 कब आएगा? एक में जब 21 है तो 40 में कब आएगा? कितना टी होना चाहिए, 2040 आने के लिए? मेरे हिसाब से भी 20 होना चाहिए, तो 20 साल बाद की बात कर रहा है, तो 20 साल बाद मतलब क्या बात करनी है उसमें, आप जहां जहां पे आपका क्या है टी है इसको जरा डाल दीजिए, बस आपकी 20 हो जाएगा, अभी -100 हो जाएगा, आपकी वैल्यू यहाँ से दैट यू कैन इजीली सॉल्व। प्लस माइनस में से मत कराओ, इतना तो मैं आपको वीडियो को नहीं बनाने वाली, ताकि लंबा बनाने वाली। थर्ड था बात खत्म, फर्स्ट और सेकंड। अब वो बोल रहा है कि प्रूव करिए, सॉरी, वो बोल रहा है कि प्रूव करिए जो हमारा वीटी है वो क्या है, ऐसा ही इंक्रीजिंग फंक्शन है। यू नो व्हाट डू मीन बाय इंक्रीजिंग फंक्शन? इंक्रीजिंग का फंक्शन का मतलब होता है योर फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी रिटर्न इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको निकालना आता है, व्हाट विल बी वीटी डैश, यहां से कितना आएगा, वीटी डैश विल बी व्हाट 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3।
अब इसको देख के कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पे पुट करके 3 निकालोगे, फिर इसमें डबल डेरिवेटिव निकालोगे, चेक करोगे, जरूरत नहीं। देखो यहाँ से अगर मैं इसे 3 कॉमन ले लूं तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा दिस माइनस 2t प्लस 1। और अगर आप इसे ध्यान से देखो ये क्या है, ये है p माइनस 1 का होल स्क्वायर। और किसी भी चीज का देखो ये तो ग्रेटर देन 0 है और ये भी क्या है ग्रेटर देन 0, तो होल क्वांटिटी क्या होगी ग्रेटर देन 0 और ये पूरा क्या होगा ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 हुआ तो मतलब फंक्शन कैसा हुआ पीसी हुआ। हर जगह स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल के डबल डेरिवेटिव निकाल के देखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द आल्सो मेथड कि आप इसको इक्वेशन कैसे प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, इफ यू कैन इजीली सॉल्व कि हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव सिर्फ देख के या मैनिपुलेट करके ग्रेटर देन 0 आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है, that will be enough for you to prove increasing or decreasing. So see how easy this question was. कितनी इजीली हमने स्टार मैट्रिक्स में बनाया। क्लियर? Now come to question number next question 37. Two more questions we are left with. Senior students tends to, अभी मेरा स्क्रीन थोड़ा ना इसमें ठीक से आ नहीं रहा है, चलिए let it be. Wait. अगर आपके पास पेपर होगा तो आप प्लीज पेपर में से देख लीजिए क्योंकि नहीं स्क्रीन को पूरा कवर नहीं कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट पूरा कवर कर जाए। चलिए इस क्वेश्चन में नहीं कर रहा है, बाकी सबने किया था। क्वेश्चन नंबर है आपके पास कि सीनियर स्टूडेंट्स है टेंड्स टू स्टे अप ऑल द नाइट एंड देयरफॉर दे आर नॉट एबल टू वेक अप फ्रॉम द टाइम इन मॉर्निंग। जैसे आप लोग रात को पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो क्या करते हो, सुबह क्लास में आके सोते हो। नॉट ओनली दिस but their dependence on the tuitions further leads to absentees in the classroom, in the school जो मेरे साथ भी क्लास में होता है, आप लोग उस बात नहीं हो फिर क्योंकि because you are dependent on the tuitions, the coachings from which I don't have any problem, उससे कि आप absentees होते हो फिर कहाँ पे स्कूल में। Of the students in the class 12, it is known that 30% of the students have 100% attendance and previous year reports that 80% of those who have 100% attend grade A and 10% irregular in grade A in their annual exam. ठीक है, तो देखो कितना डिफरेंस आता है, इसीलिए हम बोलते हैं come to school regularly. At end of the year, one student is chosen at random from the class 12. आपको बताना है क्या कि उसको A grade मिला। अगर आप देखो ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का है and we have done this type of question in NCERT also. जो एक होस्टलर वाला क्वेश्चन था, होस्टलर एंड डे स्कॉलर जिनको ग्रेड ए मिल रहा है, यहाँ पे होस्टलर और डे स्कॉलर की जगह उसने क्या किया एब्सेंटीज एंड लाइक which you are coming regular and the one is which are not coming regular. So what kind of things we have? Again now we have students. उन स्टूडेंट्स में हमारे पास क्या है, हमारे पास है कुछ स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रेगुलर की, कुछ है जो रेगुलर है और फिर है जो कुछ है वो क्या है हमारे इरेगुलर। तो हमारा ये हमारा फर्स्ट इवेंट हो गया इवन और ये हमारा हो गया सेकेंड इवेंट। अब वो बोल रहे हैं फाइंड, अगर हम फर्स्ट की बात करें फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल है तो सीधी सी बात है, आपको क्या पता है, आपको बताना है क्योंकि कैसे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको करनी है। स्टूडेंट अटेन्स ग्रेड ए गिवन दैट ही इज 100% रेगुलर, ही इज नॉट 100% नॉट रेगुलर, मतलब इरेगुलर का केस है। तो कैसे होगा, अब देखो रेगुलर के कितने बच्चे थे 30% रेगुलर और तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा, रेगुलर की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है हमको 30%। तो अगर 30% रेगुलर है तो इरेगुलर की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, इरेगुलर की प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 70%। बात समझ में आई। अब बात करते हैं, अब निकालना किस हमारा ए क्या होगा, इवन ए तो निकाल लिया, ए होगा हमारा अटेन ग्रेड ए। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से देखना सिखाया होगा तो सबको आता भी है क्लास। अटेन ग्रेड ए, ग्रेड ए का मतलब है ग्रेड ए आपका हमारा ये हमारा सेकंड इवेंट हो गया। अब हमारा निकालना है ग्रेड ए जिनकी आई और जो कि रेगुलर थे, कितनी आई जिनकी रेगुलर थे वो थी 80%, जो रेगुलर थे उनकी 80% आई और जो अटेन ए ग्रेड करने वाले थे उनकी तो नहीं आई, वो कितने बचे डोंट से 20, तो लिखा हुआ है कि वो सिर्फ 10% थे। क्लियर। अब हमको निकालना क्या है इसमें, हमको सबसे पहले बताना है कौन सा पार्ट विच इज नॉट 100% रेगुलर। तो क्या आंसर आएगा इसमें, कौन सा है,
ये हमारा, ये वाला सीधा सीधा अलग से कुछ निकालना नहीं, A/A2 ना। देखो ग्रेड A अटेन कर रहा है और नॉट रेगुलर मतलब इरेगुलर है, तो सीधे सीधे इसका आंसर दे रखा है, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ग्रेड A बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास कितना 12। उसने रेगुलर और इरेगुलर का केस नहीं किया, उसने ग्रेड A पूछा है, तो ग्रेड A का मतलब आपको पूरा बताना है, पूरा मतलब रेगुलर स्टूडेंट इनटू अटेनिंग द ग्रेड A प्लस दूसरा केस क्या आएगा, इस जस्ट आपको नॉर्मल टोटल निकालते हो ना जो आपका, वो टोटल पूछा है उसने यहाँ से। आप बात समझ में आई? यहाँ पे उसने ये नहीं बोला ग्रेड A तो बोल दिया, तो उसने बोलते बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, तो उसने सिर्फ स्टूडेंट बोला है, रेगुलर या इरेगुलर नहीं बोला, तो यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा। बात समझ में आई? अब आती है तीसरी बात। अब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी 100% रेगुलर गिवन A ग्रेड। इसका मतलब क्या हुआ, अब उसने चॉइस दे दी किसकी, कि आपके पास ये जो टोटल है ना आपका, ये टोटल नीचे आएगा ही आएगा, ऊपर कौन सा आएगा, रेगुलर वाला कि इरेगुलर वाला, रेगुलर वाला। सो दिस इनटू दिस, तो ये पूरा जो था ये नीचे आएगा टोटल, और इसका और पार्ट है, और पार्ट में क्या है इसने, अब दिस टाइम रेगुलर इरेगुलर अटेन ग्रेड, तो इस बार क्या आ जाएगा नीचे, यहाँ पे इस बार ऊपर आ जाएगा 70 वाला केस, और नीचे आपका आ जाएगा टोटल। आई होप इट इज क्लियर एंड अगेन दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैंने क्लास में बिल्कुल अच्छे से करवाया, तो इस बात को ध्यान रखना। जब सिर्फ स्टूडेंट बोला है तो रेगुलर इरेगुलर है, मतलब आपका टोटल आएगा। जैसे कि मैंने ये वाले क्वेश्चन इस तरह का प्री बोर्ड में भी दिया था, दैट यू आर सेलेक्टिंग रैंडमली एनी ऑफ थिंग्स। अगर आपके पास चॉइस है तब आप उसे ऊपर ले जाते हो, लेकिन अगर आपके पास चॉइस नहीं है मतलब आपको सारी चीजें लेनी है। क्लियर? सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 37 and we are moving towards the last question of this session now today's video। अगर नहीं करने बैठी तो पूरी रात इधर निकल जाएगी और आप लोगों को भी कुछ समझ नहीं आएगा। तो ट्राई टू फिगर आउट दिस C and E रादर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका D पार्ट भी करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली मैं कल ही करके भेज दूंगी, बिकॉज आई नो कि आप लोगों का एग्जाम वगैरह भी है, तो मैं कल ही ट्राई करूंगी इसको करके पूछने का। टिल दैट आप C और E करिए अच्छे से। देखिए एकदम से भागने की जरूरत नहीं है कि मुझे तो आज ही पढ़ के आज ही बिल्कुल मैंने मैथमेटिशियन बन जाना है, वो स्लोली स्टडी एंड स्लोली विंस करे, इसलिए आपको फटाफट पढ़ा। ठीक है, तो भागने की जरूरत नहीं है, एक चीजों को अच्छे से करिए ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। लास्ट क्वेश्चन में बहुत जल्दी से जाएगा, तो ये क्लास में करते हैं। आपके पास एक पार्क दिया है, ओपन टैंक दिया है, कंस्ट्रक्ट करना है, मेटल शीट लगानी है स्क्वायर बेस की, वर्टिकल साइड सो दैट इट कंटेन्स 100 क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर। अब जो 50 मीटर्स आपको 500 मीटर्स दिया है, ये आपको क्या दिया है, इसका वॉल्यूम दिया है। ठीक है, और आपने बनाना कहता है स्क्वायर बेस बनाना है। स्क्वायर बेस का मतलब क्या होता है, इसका जो स्क्वायर बेस में क्या होगा, कुछ इस तरीके का बेस होगा स्क्वायर में, मतलब एक्स और वाई क्या होंगे आपके, दे विल बी सेम। लेंथ हम सपोज ले लेते हैं x, ब्रेड्थ हम ले लेते हैं y, और हाइट इसकी सपोज ले लेते हैं सम कैपिटल, नहीं सॉरी दोनों सेम रहेंगे और इसको हम ले लेते हैं y। मतलब बेस स्क्वायर का मतलब होता है ना कि दोनों सेम रहते हैं, ये दोनों सेम रहेंगे, लेंथ की और ब्रेड्थ की, और हाइट को हम कुछ y ले लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना हो जाता है, वॉल्यूम क्या होता है, क्यू वर्ड को रखना पड़ता है, LBH का मतलब हमारे पास वॉल्यूम आएगा x स्क्वायर y इक्वल्स टू 500। ठीक है, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू आ जाती है यहाँ से, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। अब हमें बताना है क्या, पूछा क्या उसने, फाइंड द मिनिमम सरफेस एरिया। देखिए फाइंड द मिनिमम मतलब हमको सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। सरफेस एरिया होगा क्या बाय द वे इसका, अब देखो ओपन टैंक है तो सरफेस एरिया होता क्या है, 6L² होता है, बट यहाँ पे 6L² नहीं लगेगा, किससे नहीं लगेगा बताइए, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं ना। सरफेस एरिया देखो पहले तो बेस का आ जाएगा x² प्लस, अब अगर आप देखो यहाँ पे हमें ना ओपन है, ऊपर से ये चीज ना ओपन है, तो इसको हम कवर नहीं कर सकते, जिससे मैंने सिर्फ नीचे का पहले लिया x², और 1 2 3 और 4 साइड का हमने क्या लेना है, इसका बेस। तो बेस क्या आएगा इनटू y आएगा, दिस विल बी द फंक्शन योर सरफेस एरिया फंक्शन x²। अब इसीलिए मैंने y निकाला था, यहाँ पे पुट कर दी y100 डिवाइड बाय x3 कट जाएगा, और आपके पास फंक्शन बन जाएगा s इज इक्वल टू x² प्लस 2000 डिवाइड बाय दिस विल गो फंक्शन।
क्लियर? आई होप इट इज। अब उसने क्या पूछा है, अब फाइंड द मिनिमम सर्किट एरिया पूछा है उसने आपसे, तो पुट करिए। अब मिनिमम कैसे निकालते हैं, एस डैश निकालोगे, एस डैश कितना आएगा, 2x आएगा माइनस 2000 डिवाइड बाय x स्क्वायर आएगा। और यहाँ से अगर आप निकालोगे यू विल हैव पुट दिस इज इक्वल टू 0, तो x क्यूब निकालना पड़ेगा, तो आपके पास 2x क्यूब विल बी इक्वल टू व्हाट, 2000। सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा, 1000 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 10 मीटर्स। चलिए स्टेशनरी पॉइंट आ गया। अब आते हैं डबल डेरिवेटिव पे। डबल डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 प्लस 2000 डिवाइड बाई 2x क्यूब। और आप देखो ये पूरी क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो फिर किसका है, मिनिमाइज का है। और मिनिमम सरफेस एरिया पूछा है, मतलब एस tan बताना है आपने। एस tan का मतलब है आपके पास हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 इंटू y की वैल्यू क्या थी, 500 डिवाइड बाई 10 इंटू 10। सिंप्लीफाई कर लीजिए, एस निकालिए। बहुत सिंपल सी चीज है। अब बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा वॉल्यूम में अगर साइज क्या कर दें, ट्वाइस एंड हाइट रिमेन्स सेम, तो कितना आ जाएगा। उसने बोला कि जो हाइट है सेकंड वाले में हाइट को सेम रखना है, ठीक है, हाइट को उसने सेम रखा है, और जो साइज ऑफ द स्क्वायर बेस ऑफ दैट बिकम्स ट्वाइस, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस का मतलब है 20, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम। पहले वाला वॉल्यूम क्या था, ओल्ड वॉल्यूम, ओल्ड वॉल्यूम था हमारे पास 500, ठीक है, और न्यू वॉल्यूम कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, डबल करना है ना, तो कितना हो जाएगा ये 20 इंटू हाउ मच, करना मत आप लोग, इंटू 5, कितना हुआ ये 2000। तो अगर आप देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो वॉल्यूम जो ओल्ड था दैट विल बी 500, तो था, और न्यू में क्या था 2000। क्यों आया कैसे, उसने बोला है कि जो बेस है, जो बेस आपका, उसमें आपको क्या करना है, जो x आपका पहले यहाँ पे क्या था, x था आपका यहाँ पे 10 और y क्या था यहाँ पे आपका 5, ठीक है, ये हाइट थी और ये बेस था। अब उसने बोला कि बेस को डबल कर दीजिए, मतलब 200 हो गया ट्वाइस का मतलब, सॉरी 20 हो गया ट्वाइस का मतलब, और y को आपने 5 ही रखना है। तो इन दोनों की वैल्यू आप रखिए अपने नॉर्मल क्वेश्चन की फॉर्मूले में, यहाँ पे रखेंगे आपके पास, तो आप आएगा ये ओल्ड और ये न्यू। वो पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। अगर देखो 500 से कितना बढ़ के हो गया, 2000 हो गया, तो इंक्रीज कितने का हुआ, 1500 का। लेकिन परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, कितना इंक्रीज हुआ वो डिवाइड बाय द ओल्ड वन, इनिशियल वैल्यू आती है ना, मल्टीप्लाई द 100। So how much you got from there, this will be simplify, this will cancel out with this one, इसको इससे करेंगे तो I hope your answer is 300। So 300% का इंक्रीज होने वाला है वॉल्यूम ऑफ द टैंक में। बात समझ में आ रही है। सो अगर आप देखो इसकी केस स्टडी भी कितनी इजी थी, तीनों केस स्टडी की अगर मैं बात करूं, इसमें कितनी इजी केस स्टडी थी, फर्स्ट वन देन सेकंड वन। हाँ कैलकुलेशंस आर लिटिल बिट लेंथी बट इजी है। अब 12th क्लास में आने के बाद यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको 1+1 या 2+2 देगा, इतना तो बनता है, बिकॉज हार्डर पोर्शन सीबीएसई has already detailed। So this was your section C, the 3 marker questions and E all the case studies। इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों को भी पढ़ने में परेशानी होगी। So now this will you can check it out and just do all the questions। Tomorrow I'll give you all the 5 marker questions, क्योंकि 3 hours का पेपर है, सिर्फ 2 घंटे में कराना बहुत मुश्किल होता है, समझाना भी होता है, इसलिए just go for that। I hope it is clear। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है, please feel free to ask anything in the comment section। Again, if you liked it and feel satisfied, then share with other friends also, your students, friends जो भी हैं, किसी भी स्कूल के हैं, doesn't make any difference, स्टूडेंट्स होते हैं, किसी भी स्कूल के बच्चे, ठीक है। उसके बाद सैंपल पेपर में तो दूसरा तो नहीं लाऊंगी, पहले इसका, क्योंकि मुझे लगा था मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगी, बट नहीं, समझाने में टाइम लगता है। सो डोंट गो फॉर दिस। थैंक यू, पढ़ लो बस, बाकी सैंपल पेपर मत पढ़ना। 2 पहले मैं इसका डी कराऊंगी, सेक्शन डी कराऊंगी, 5 मार्कर क्वेश्चंस,
then we'll go to the example paper. It can be any other sample paper issued by the CBSE or any kind of pre-board, and then I'll start with the topic wise classes also. जो मेन टॉपिक है जहाँ से श्योर क्वेश्चंस आते हैं वो टॉपिक्स को मैं फिर से कराऊँ. It can be live class or it can be like recorded class that I will see later, but I will do definitely for you guys, because for you guys anything for you. ठीक है, पेपर में मार्क्स लाने हैं मतलब लाने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या करना है कैसे करना है, लाने हैं तो. चलिए आज की बात खत्म. सो जस्ट आप इसको करिए. जो भी परेशानी है, जिस क्वेश्चन में परेशानी है वो हम करेंगे. जो नहीं समझ में आया प्लीज सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया और किसमें डाउट आ रहा है. टिल देन wait now practice, and again good night because रात बहुत हो रही है. मैं रात को रिकॉर्ड कर भी बैठ गई, मुझे भी सोना है, स्कूल भी जाना है. Till then good night and see you tomorrow.